हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम 6 फरवरी के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप क्रेजी जी का ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी का ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 66th ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड जीता? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, पहले ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो यह संगीत के क्षेत्र का दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया जाता है। इस साल 66वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन किया गया 2024 में, जिसमें बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में भारतीय एल्बम दिस मोमेंट को ग्रैमी अवार्ड दिया गया। तो आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। एल्बम किसका है ये बात आती है तो ये भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के शक्ति बैंड का एल्बम है जिसका नाम है दिस मोमेंट। इसे 66वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी का अवार्ड दिया गया। तो ये तो हो गया पहला ग्रैमी अवार्ड। इसके अलावा देखिए, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में जो परफॉर्मेंस कैटेगरी है संयुक्त रूप से जिन्होंने परफॉर्म किया है उनमें जाकिर हुसैन भारत, बेला फेक और एडगर मेयर को उनके म्यूजिक परफॉर्मेंस पश्तों के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई जिसमें इंडियन शामिल है, जाकिर हुसैन। इसके अलावा एक और कैटेगरी है बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंट एल्बम कैटेगरी। इसमें भी संयुक्त रूप से ग्रैमी अवार्ड जाकिर हुसैन भारत के ही बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, इसके अलावा बेला फेक और एडगर मेयर को संयुक्त रूप से SV स्पीक के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया। यह तीसरी कैटेगरी है। हमें बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी को याद रखना है। इसके लिए जो ग्रैमी अवार्ड दिया गया 2024 में वो दिस मोमेंट को दिया गया, जो कि शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का संयुक्त रूप से एक एल्बम है। इसके अलावा अदर कैटेगरी की बात करें, अदर ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो एल्बम ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट का एल्बम है मिडनाइट, इसे दिया गया। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर माइली साइरस का एल्बम है फ्लावर्स को दिया गया। सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली एलिश को दिया गया उनके सॉन्ग व्हाट वाज आई मेड फॉर के लिए। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड विक्टोरिया मोनेट को दिया गया। अब ग्रैमी अवार्ड के बारे में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1959 में इसकी शुरुआत की गई थी। ऐसे भारतीय जिन्हें सबसे पहली बार ग्रैमी अवार्ड दिया गया तो ये हैं पंडित रविशंकर, जिन्हें 1968 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और पहली महिला जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया इंडियन तन्वी शाह है, इन्हें 2010 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर सारी कैटेगरी मैंने आपको बता दी और क्वेश्चन से रिलेवेंट जो फैक्ट था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडियन एल्बम को अवार्ड मिला है तो यहाँ पर इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक की जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इजीली इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, 2023 के करंट अफेयर की इस बुक में आपको 36 टॉपिक देखने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको लास्ट में रिवीजन के लिए 1000 से ज्यादा MCQs भी देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो भारत की किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक आपके लिए। आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करिए या फिर क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर जाकर भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार दिया गया? तो यह है भारत की अदिति गोपीचंद। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहां पर पहला फैक्ट तो ये नोट कीजिए कि अदिति गोपीचंद किस खेल से संबंधित है, तो ये इंडियन है, भारतीय तीरंदाज है, इंडियन आर्चर है। हाल ही में वर्ल्ड तीरंदाजी के द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ 2023 के पुरस्कार से भारतीय आर्चर अदिति गोपीचंद को सम्मानित किया गया। अब बात आती है कि ये भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो अदिति गोपीचंद भारत की महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली है। इन्हें देखिए, अगर इनकी आर्चरी में इनकी उपलब्धियां देखें तो 9 जनवरी 2024 को इसी साल इन्हें अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया आर्चरी के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण। इसके अलावा अदर उपलब्धियां देखें तो 2023 में
इन्होंने जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था और गोल्ड जीतने वाली आर्चरी में ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी थी वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में। इसके अलावा 2023 में ही आयरलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और इस प्रतियोगिता में गोल्ड जीतने वाली ये भारत की पहली भारतीय महिला आर्चर है। इसके अलावा चीन में आयोजित एशियाई खेलों 2023 में व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और कंपाउंड इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो बहुत ही फेमस आर्चर है अदिति गोपीचंद, भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। वर्ल्ड तीरंदाजी के द्वारा इन्हें हाल ही में वर्ल्ड आर्चर ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अदिति गोपीचंद भारत की बहुत ही फेमस महिला आर्चर है। ओके, इसके बाद आइए, चर्चित अंतरिक्ष रोबोट व्योममित्र इसरो के किस मिशन से संबंधित है? व्योममित्र, जिसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है, यह इसरो के मिशन गगनयान मिशन से संबंधित है। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि इसरो के गगनयान मिशन के द्वारा अंतरिक्ष रोबोट व्योममित्र को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाने वाला है। यहाँ पर आपको गगनयान मिशन के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि अंतरिक्ष रोबोट व्योममित्र गगनयान मिशन से ही संबंधित है। तो गगनयान मिशन की बात करें तो ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसे इसरो के द्वारा 2025 तक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। यहाँ पर पर्टिकुलर रोबोट की बात करें, व्योममित्र की बात करें तो व्योममित्र आधा ह्यूमनॉइड रोबोट है। दो शब्दों से मिलकर इसका नाम बना है। एक है व्योम, इसका मतलब होता है आकाश, और मित्र मतलब दोस्त, आप सभी जानते हैं। इसे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा गगनयान मिशन के तहत। यहाँ पर गगनयान मिशन का उद्देश्य ही है कि अंतरिक्ष यान को भेजा जाए अंतरिक्ष में, मानव रहित अंतरिक्ष यान हो और उसे सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लाया जा सके ताकि इन फ्यूचर मनुष्य को भी अंतरिक्ष में भेजा जा सके और उन्हें भी वापस सुरक्षित पृथ्वी पर लाया जा सके। तो मानव उड़ान के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी का विकास करना है उससे संबंधित है गगनयान मिशन। इसी के तहत इसरो के द्वारा अंतरिक्ष रोबोट व्योममित्र को हाल ही में डेवलप किया गया, जो कि गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? देखिए, नाम से आपको समझ में आ जाएगा अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं भारत में। तो ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। तो एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन भी भारत के महाराष्ट्र राज्य में हाल ही में शुरू हुआ। ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक वार्षिक उत्सव है। हर साल फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। उद्देश्य आप सभी को समझ में आ जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। तो एक तो ये महोत्सव हो गया जो कि महाराष्ट्र राज्य में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा गुड़ी पड़वा भी महाराष्ट्र राज्य में ही आयोजित किया जाने वाला अन्य त्यौहार है। पोला महोत्सव और एलिफेंटा महोत्सव, इनका आयोजन भी भारत के महाराष्ट्र राज्य में ही किया जाता है। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन भी भारत के महाराष्ट्र राज्य में ही किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। न्यायाधीश रितु बाहरी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। देखिए, न्यायाधीश रितु बाहरी को हाल ही में उत्तराखंड राज्य का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और इस तरह से उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है रितु बाहरी। ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की न्यायाधीश थी। अब इन्हें उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। रितु बाहरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा दिलवाई गई। ये तो हो गई बात रितु बाहरी की, उत्तराखंड राज्य की मुख्य न्यायाधीश बनी है हाईकोर्ट की। इसके अलावा एक और राज्य में हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किए गए। इनका नाम है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। ये हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इसमें भारत के राष्ट्रपति को सलाह लेनी पड़ेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य के राज्यपाल की। तो संविधान में मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट में नियुक्त किया जाना या अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त किए जाने का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 217 में देखने को मिलता है। क्वेश्चन हमारा रितु बाहरी से था, तो किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो रितु बाहरी उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई। इसके बाद आइए,
भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इंडिया एनर्जी वीक 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन भारत के गोवा राज्य में किया जाने वाला है। गोवा राज्य में 6 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक इंडिया एनर्जी वीक 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य की बात करें तो भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, ऊर्जा क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देना इंडिया एनर्जी वीक 2024 का मुख्य उद्देश्य है। इस साल ये इसका दूसरा संस्करण है। 2024 में इसका इनॉग्रेशन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन भारत के गोवा राज्य में किया जाएगा। इस वीक को मनाए जाने की शुरुआत लास्ट ईयर 2023 में ही की गई थी और इसका पहला संस्करण कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया था और अब 2024 में इंडिया एनर्जी वीक के दूसरे संस्करण का आयोजन गोवा राज्य में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना के सीताम्मा लोडी में किस काल के शैल चित्रों की खोज की गई? तो देखिए, सीताम्मा लोडी की बात करें फ्रेंड्स तो ये तेलंगाना राज्य का एक पुरातत्व स्थल है जहां पर हाल ही में मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों की खोज की गई। आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना राज्य के पेदापल्ली जिले में स्थित है ये पुरातत्व स्थल जो कि मध्य पाषाण कालीन पुरातत्व स्थल है। नाम क्या है? नाम है सीताम्मा लोडी। इस पुरातत्व स्थल पर तेलंगाना में हाल ही में 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 12,000 ईस्वी पूर्व तक के शैल चित्रों की खोज की गई है। ये जो काल है फ्रेंड्स, ये भारत में मध्य पाषाण काल का समय है। इन शैल चित्रों में मानव आकृति मिली है, पुरुष और महिलाओं के नृत्य करते हुए शैल चित्र मिले हैं। इसके अलावा कुछ सफेद और पीले रंग के हाथ के निशान भी इस मध्य पाषाण कालीन पुरातत्व स्थल पर देखने को मिले हैं। इसकी खोज डॉक्टर रविंदर रेड्डी और डॉक्टर मुरलीधर रेड्डी के द्वारा संयुक्त रूप से की गई। अब यहाँ पर देखिए, मध्य पाषाण काल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये टाइम पीरियड है 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 6,000 ईस्वी पूर्व तक का काल। भारत में मध्य पाषाण कालीन समय है ये, जिस वक्त पुरुषों ने नुकीले औजार का भी उपयोग करना शुरू कर दिया था। शिकार पर पूरा मानव उस वक्त निर्भर होता था और कुछ हिस्सों में कृषि के भी साक्ष्य इस वक्त देखने को मिल जाते हैं। तो ये मध्य पाषाण कालीन समय है 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 6,000 ईस्वी पूर्व तक का। हाल ही में इस टाइम पीरियड का एक पुरातत्व स्थल मध्य पाषाण कालीन शैल चित्रों के साथ मिला है जिसका नाम है सीताम्मा लोडी। ये मिला है भारत के तेलंगाना राज्य में। इसके बाद देखिए, हाल ही में कर्नाटक राज्य में किस जीव की प्रजाति स्फेरोथेका वर्षाभू खोजी गई? स्फेरोथेका वर्षाभू मेंढक की एक प्रजाति है जिसकी खोज हाल ही में कर्नाटक राज्य में की गई। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में बिल खोदने वाली मेंढक की एक प्रजाति है, इसे नाम दिया गया स्फेरोथेका वर्षाभू। अब देखिए, इसका नाम स्फेरोथेका वर्षाभू दिया गया, ये भी एक इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका मतलब है मेंढक की एक ऐसी प्रजाति जो कि बारिश का स्वागत करती है, क्योंकि ये जो प्रजाति है स्पेशली बारिश के मौसम में काफ़ी खुश होती है और इसके अलावा बारिश के पहले ही ये धरती के अंदर से निकलकर स्थल के ऊपर आ जाते हैं। तो इस प्रजाति को, स्पीशीज को, जो कि मेंढक की स्पीशीज है, इसे नाम दिया गया स्फेरोथेका वर्षाभू। कहाँ खोजी गई? तो भारत के कर्नाटक राज्य में खोजी गई है। इस प्रजाति की खोज माउंट मॉर्केल कॉलेज, जो कि बेंगलुरु का एक कॉलेज है, इसके विद्यार्थियों या रिसर्चर ने सामूहिक रूप से जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वेस्टर्न रीजनल सेंटर पुणे, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के सहयोग से खोजी है। तो स्फेरोथेका वर्षाभू किसकी प्रजाति है? तो याद रखिएगा, ये मेंढक की एक नई खोजी गई प्रजाति है। सुबिका पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो सुबिका पेंटिंग्स भारत के मणिपुर राज्य में काफ़ी प्रचलित है फ्रेंड्स। मणिपुर की सदियों पुरानी एक परंपरा है। ये पेंटिंग वहाँ के आदिवासी समुदायों में काफ़ी फेमस है। अभी सुर्खियों में इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। मणिपुर राज्य में इस पेंटिंग के प्रति, इस आर्ट के प्रति पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी जागरूकता में काफ़ी कमी देखने को मिली है। वहाँ के समुदायों में भी काफ़ी कमी आई है जागरूकता की इस पेंटिंग को लेकर। तो सुबिका पेंटिंग भले ही मणिपुर में सदियों से बनाई जाती रही, लेकिन फिर भी अब ये धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर है। यहाँ पर देखिए, सुबिका पेंटिंग का संबंध एक्चुअल में वहाँ की मैतेई समुदाय से है।
जो कि मणिपुर राज्य में काफ़ी प्रचलित थे। अभी आपने देखा था कंट्रोवर्सी में भी रहे थे। मैतेई जनजाति जिन पर अत्याचार भी हुए हैं मणिपुर में, तो मणिपुर में ये जनजाति सुबीका पेंटिंग्स काफ़ी बनाती है। इनके हर घर में एक सुबीका पेंटिंग्स का कलाकार देखने को मिल जाएगा। मैतेई समुदाय में सुबीका का अर्थ होता है सौभाग्य या समृद्धि। तो ये जो पेंटिंग है सौभाग्य को दर्शाने वाली है, समृद्धि को दर्शाने वाली है। वहाँ के अगर मैतेई समुदाय के सांस्कृतिक मूल्यों का अध्ययन करना है तो भी इन पेंटिंग का यूज़ किया जा सकता है। तो सुबीका पेंटिंग्स भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। और किस जनजाति में विशेषकर बनाई जाती है? तो ये मणिपुर की मैतेई समुदाय में विशेषकर बनाई जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर हेज जी गिंगोप का हाल ही में निधन हो गया? तो डॉक्टर हेज जी गिंगोप की बात करें तो ये पूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और पूर्व पीएम भी रह चुके हैं, अफ्रीका के नामीबिया देश के। तो आंसर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नामीबिया के पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर हेज जी गिंगोप का लंबी बीमारी के बाद हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने स्वतंत्र नामीबिया के पहले प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था और इसके अलावा ये देश के आगे चलकर तीसरे प्रेसिडेंट भी चुने गए थे। सितंबर 2022 में जो 8 नामीबियाई चीते भारत आए हैं, उस ट्रीटी में प्रेसिडेंट गिंगोप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो हमें याद रखना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। डॉक्टर हेज जी गिंगोप नामीबिया के पूर्व पीएम और प्रेसिडेंट रह चुके हैं जिनका हाल ही में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। नामीबिया एक अफ्रीकी देश है जिसकी कैपिटल विंडहोक है। डॉक्टर हेज जी गिंगोप जिनका हाल ही में निधन हुआ, नामीबिया के पहले पीएम और देश के तीसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्लियर? तो यहां पर देखिए हमने 6 फरवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। अगस्त मंथ के सभी करंट अफेयर को वन लाइनर में हम यहां पर डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, 4 अगस्त 2023 को सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू तमिलनाडु राज्य में मनाया गया। 4 अगस्त 2023 को ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से डायने क्रूगर को सम्मानित किया गया। 4 अगस्त 2023 को जारी फेड रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश बने हैं। 5 अगस्त 2023 को राजस्थान की कैबिनेट ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों के गठन को मंजूरी दी। आगे 5 अगस्त 2023 को इंग्लैंड के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। 5 अगस्त 2023 को पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 को पारित किया। 5 अगस्त 2023 को देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए मासी पोर्टल को लॉन्च किया गया। और 6 अगस्त 2023 को जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में वॉलमार्ट कंपनी शीर्ष पर रही। ये सभी वन लाइनर अगस्त मंथ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था, यहाँ पर उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, 50वां भारत रत्न पुरस्कार लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा। MM श्रीवास्तव हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की। कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। आगे आइए, पद्मश्री विजेता साधु मेहर का निधन हो गया जो कि फिल्म उद्योग से संबंधित है। थानथाई पेरियार वन्यजीव सेंचुरी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट आइकॉन मोहम्मद शमी को नियुक्त किया। और लास्ट देखिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन जय शाह नियुक्त किए गए। ये सभी करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आ जाइए, आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।